अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि ये स्टोरी बाकी दूसरी स्टोरीज से थोड़ी ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन बस ये ऐसी ही है और मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि अभी तक तो ये हैप्पी शैप्पी और रोमांटिक स्टोरी थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से ये स्टोरी थोड़ी सी आपको इमोशनल, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल और सीरियस ही लग सकती है, और ये होने भी वाली है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलिए हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें आपको स्टोरी कैसी लग रही है। नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा दिन तो वांगजी का बहुत ज़्यादा ही बिजी गुजरा था, और वो कैप्टन शू यांग के साथ अभी सही से एडजस्ट हो भी नहीं पा रहा था। वो जितना ज़्यादा अच्छा लगता था वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, और वो बात बात पे तो उसके हर काम में कीड़े ही निकालता था, और वांगजी बस उसे मुँह ही मुँह में और दिल ही दिल में बस गालियाँ देता रहता था। कमीना हरामज़ादा कहीं का बगैरत। और उसने सुन भी ली थी। क्या बोला तुमने? सर मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। वांगजी को अच्छी खासी उर्दू आ चुकी थी, इसलिए वो उसको उसी ज़ुबान में गालियाँ देता था, और शू यांग को कहाँ ही आने वाली थी। ओह थैंक यू, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरी तारीफ़ करने के लिए। हाँ सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा बेगैरत हो, बहुत ज़्यादा ही बेगैरत हो। वांगजी अब खुशी खुशी जैसे उसकी इंसल्ट किए ही जा रहा था, और अब अपना सारा दिन ऐसे ही गुजार के वो घर आ रहा था। हाँ चलूँगा मैं अब अपनी बाइक पे। वो बाइक अब चलाए जा रहा था मज़े से, और उसको कितनी ज़्यादा याद आ रही थी अपने प्यारे हस्बैंड की। बस जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वो मेरा वेट कर रही होंगी, और जूली और रीटा भी तो चली गई होंगी ना। उसने अपनी हेल्पर्स के बारे में सोचा था, जो रोज़ाना आती थी उनके घर में काम करने के लिए, और उसके आने तक वो चली जाती थी, और अब वो शियान अकेला ही होने वाला था, और वांगजी बिल्कुल जाके अब उसके साथ मज़े करने वाला था। उससे तो सब्र हो ही नहीं रहा था। उसने जल्दी से आके अपनी बाइक पार्क की थी, और अपने पास दूसरी कीज से उसने दरवाज़ा ही खोला था। वो अंदर ही होगा, वो बस जल्दी जल्दी अंदर भागे जा रहा था, और जाते ही उसने उसको गेट पर ही देख लिया था। वो उनके बेडरूम के दरवाजे पे खड़ा था, और उसने जाते ही उसे आकर लिया। ओह मैं बता नहीं सकता मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया, माय डार्लिंग माय हस्बैंड। वो जैसे उससे लिपट ही गया था, और वो शियान उसे कुछ बताना चाहता था। मामा? क्या मामा? मैं कोई आपकी मामा थोड़ी हूँ। पीछे हो जाए, आज हम बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, और मुझे आप बिल्कुल नहीं रोकेंगे। मैं बता नहीं सकता मैंने ये सारा दिन कैसे जाल बुन के गुजारा आपके बिना। हाय मेरा दिल तो जैसे आपकी जुदाई की आग में जल ही रहा है। वो फिर से उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए जैसे एकदम उसे ज़ोर से हाँक करके आप किस भी कर रहा था। अरे सुनो तो। वो शियान ने उसे दूर हटाना चाहता। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस चलिए हमारे बेडरूम में। मैं और वेट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। वो ऐसे ही उसको किस करते करते और खींचते हुए अपने बेडरूम के अंदर ही ले आया था, और उसने एकदम से उसे बेड पे धक्का दे दिया था, और अब वो उसके ऊपर गिर चुका था। मैं आज अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ आप मुझे छोड़ो। वो कितना ज़्यादा हॉर्नी हुआ जा रहा था, और वो शियान ने एकदम उसके मुंह पे हाथ रख के जैसे उसको फ्लिप करके उठा ही दिया था। पागल लड़के, मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो तुम। क्या सुनूं मैं? उधर देखो। उसने एकदम से उसका फेस पकड़ कर दूसरी साइड पे किया था, जहाँ पे सोफे पे मामा पापा बैठे हुए थे, और उनकी आंखें जो फटी की फटी रह गई थी। वो उन दोनों से मिलने आए थे, और अपने बेटे की ये हरकतें देख के तो अब बेचारे एकदम से रहटी पड़ चुके थे। हाँ माँ माँ पापा, कैसी हैं आप? वो एकदम से अब नॉर्मल हुआ था। उसने जल्दी से अपने ड्रेस को ठीक किया था, और वो जाके उनसे लिपटने वाला था। दफ़ा हो जो बेशरम लड़के। हम सोच रहे थे हमारा छोटा बच्चा ना जाने किस हालत में होगा। वो इतने दिनों से हमसे दूर है, तो हम तुम्हारी याद में बहुत ज़्यादा उदास थे। हमने सोचा चलो तुम्हें मिल आएँ। शायद तुम उदास होगे, बिज़ी होगे, मिलने नहीं आ सकते, तो चलो हम ही मिल आएँ। लेकिन ये क्या ही हो रहा है? हमारा छोटा बच्चा क्या ही कारनामे किए जा रहा है। पापा उसे देख के डाँट ही रहे थे, और वो कहीं न कहीं अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा ही रहे थे।
तो क्या हुआ? मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कोई भी गंदे काम नहीं कर रहा था। मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आप तो जानती हैं ना मुझे मामा, मैं कितना ज़्यादा शरीफ हूँ। आप बस देख लिया तुम्हारी शराफत। ये हम तुम्हारे लिए खाना भी लाए थे। ओह! खाना, थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे ना, मैं भी चेंज करके आता हूँ। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। जाओ, जो तुमने करना है वो करो, हम बस जाने ही वाले हैं। पापा ने एकदम से अपनी वाइफ़ को उठने के लिए बोला था और आप उनसे मिल के जाने ही वाले थे। तुमने ये क्या कर दिया बोबो? मैंने क्या किया? आप बता नहीं सकते थे कि मम्मा-पापा बैठे हुए हैं? तुमने कुछ बोलने का मौका दिया क्या? मुझे क्या पता था? मैं तो बस ऐसे ही आपकी जुदाई की आग में, हाँ, आओ तुम्हारी आग मैं बुझाता हूँ ज़रा। वो उसे लेके फिर से बेड पे ही आ चुका था और अब उसकी जलती हुई आग पे पानी डालने का काम ही उसे करना था। नेक्स्ट डे फिर से वैसा ही था, एकदम से बोरिंग, बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था। वो शियान की छुट्टियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी और बोबो बेचारा कैसे ही काम पे आने पे मजबूर ही था। शू यांग आज उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को ही चेक कर रहा था। हम्म, तो तुमने जहाँ से ट्रेनिंग ली है, क्या उन्हें पता है? क्या पता है तुम्हारे जेंडर के बारे में? मेरा जेंडर, मैं एक बॉय हूँ और क्या हूँ? नहीं, तुम्हारा सेकंड जेंडर। तुम मैरिड हो ना? तुम एक ओमेगा हो ना? शो यांग उसकी तरफ देख रहा था और फिर वांगजी चुप भी हो गया। तो सर, जेंडर से क्या ही होता है और क्या फीमेल पायलट नहीं होती? होती है ना? तो मैं भी हो सकता हूँ और वैसे भी मेरे जेंडर ने आज तक कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया। वो मैं हूँ जो हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मैंने पूछ लिया था, क्या उन्हें पता है कि तुम मैरिड हो? नहीं, उन्हें नहीं पता और वो मेरा पर्सनल मैटर है और मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखता हूँ। और वैसे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे या यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, गुड हो गया। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। थैंक यू सर। वांगची पास बोल के अब जा ही रहा था और जाते जाते वो अपना मोबाइल पास वहाँ पे ही भूल जाने वाला था। ए कैप्टन वांगजी। यस सर। अपना मोबाइल लेके जाओ। ओह, आई एम सॉरी। वो जल्दी से वापस आया था और वो अब अपना मोबाइल लेके जा ही रहा था। साला कमीना हरामज़ादा कहीं का, कैसे मेरी चेकिंग कर रहा था। वो जाते हुए फिर से ही सोच रहा था, ये शू यांग तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था, हद से ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। और अब वो घर जाने वाला था, उसे और कोई भी काम नहीं करने, हद ही हो गई है। और घर जाते जाते जैसे उसके सर में दर्द ही होना शुरू हो गया था। इस कमीने ने मेरा आधे से ज़्यादा दिमाग तो चाट ही लिया है। मैं क्या ही करूं, मैं किधर ही चला जाऊं इस बंदे से। वो बस घर ही चला गया था और आगे जाके उसने क्या ही देखा था, वो शियान वो तो घर पे ही नहीं था। ये कहाँ ही चले गए होंगे। उसने जल्दी से उसे कॉल मिलाई थी। आप किधर हैं? मैं घर आ गया हूँ और आप घर पे ही नहीं हैं। हाँ बोबो, वो मुझे ना कॉल आ गई थी, तो मैं आ जाऊँगा थोड़े टाइम तक। तुम अपना ख्याल रखना और लंच कर लेना। मुझे भूख नहीं है, मैं बस आपका वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ बोबो, मैं अभी आ जाता हूँ। वो शियान ने बस इतना कह के कॉल काट ही दी थी और बोबो अब क्या ही करता। उसकी बॉडी जो कि गर्म होना ही शुरू हो गई थी और वो समझ रहा था उसे क्या ही हो रहा है। वो कहीं अपनी हीट में तो नहीं जाने वाला। ओह नो! क्या होगा? वो वापस कैसे जाएगा? उसे तो अपनी ट्रेनिंग पे भी जाना है और वो शू हैंग, वो छुट्टियाँ करने देगा उसे क्या? वो बस अब यही सब सोच रहा था और फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठा और उसने वो शियान की शर्ट ही ले ली थी। वो शर्ट जो शायद वो धोने के लिए रख के गया होगा। वो अब उसे लेके आ चुका था अपने बेड पे और अब उसने उस शर्ट को जैसे आगे कर लिया था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं मर जाऊँगा, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। ओह माय हस्बैंड, कहाँ हो आप? आ जाओ ना। वो जैसे उस शर्ट से ही बातें किए जा रहा था, वो उसे अपने फेस पे डाल के जैसे उसमें से वो शान की सेंट को फ़ील ही कर रहा था। उसे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, उसका हस्बैंड नहीं है, तो क्या हुआ? उसकी शर्ट से भी खुद को रिलैक्स फ़ील करवा ही सकता है और तभी उसका मोबाइल फिर से ही बजने लगा था।
उसने बस बिना देखे कॉल उठा ही ली थी और दूसरी साइड पे शू यांग था। हे कैप्टन वांग जी। हेलो सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ जो बात है बता दें, उसने बहुत मुश्किल से बोला था। वो तुम अपनी कैब यहाँ पे भूल गए हो। ओह, कौन सी कैब सर? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ बता दें, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे वो अपनी कैब है ना तुम्हारी यूनिफॉर्म की, वो तुम यहाँ पे भूल गए हो, तो तो आप उसे रख लें, मैं आके ले लूँगा। उसने बस मोबाइल पीछे ही काट दिया था और वो इतनी हिम्मत भी नहीं रखता था कि आप उसे बंद भी कर सके। और शू यांग आगे कुछ बोल ही रहा था लेकिन वो ने सुना ही नहीं। मैं क्या आ जाऊँ, मैं आपको दे आऊँ क्या अगर आपको ज़रूरत हो, वो ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन लोगों ने तो मोबाइल साइड पे कर दिया था और वो दोबारा से अब वशियान की शर्ट के साथ ही बिज़ी हो चुका था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वशियान, मैं कैसे मार रहा हूँ तुम्हारे बिना। तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ? वो जैसे ऐसे ही बोले जा रहा था और दूसरी साइड पे अब शू यांग चुप ही हो चुका था। वो बस वांग जी की ये बातें ही सुन रहा था और जाने क्यों उसका दिल ऐसे तेज़ तेज़ ही धड़कने लगा था। वो कैप्टन वांग जी जो कि कितना ज़्यादा अच्छा था और अच्छे से हिसाब करता था, लेकिन शू यांग को फिर भी उस पर गुस्सा ही आता था। वो फिर भी उसके साथ स्ट्रिक्ट ही होता था, लेकिन आज उसकी ये सारी बातें सुन के जाने क्यों हुई उसको अपने अंदर कुछ कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था और उसने फिर कॉल बंद ही कर दी। वो आप एकदम से जैसे हॉट सा ही फील कर रहा था, उसने अपनी शर्ट के बटन तक खोल दिए थे। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे बहक नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं बहक सकता। वो कौन है मुझे याद रखना चाहिए। उसने जल्दी से पानी पिया था और जैसे अब वो अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ ही फेर रहा था। ये गलत है, ये गलत है यांग, तुम भूल नहीं सकते वो कौन है और उसने क्या ही किया है। तुम कैसे सिर्फ उसकी कुछ बातें सुन के ऐसे फील कर सकते हो। वो अब अपने सर को टेबल के साथ ही मार रहा था और अब उसकी कॉल बजने ही लगी थी। हाँ, हेलो पापा, क्या कर रहे हो तुम? पापा वो मैं देख रहा हूँ, मैं सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। मैंने तुम्हें उसके करीब होने को नहीं बोला था और ना ही मैंने तुमसे ये बोला था कि तुम ऐसे उससे फैसिनेट हो। पापा मैंने कुछ भी नहीं किया। वो एकदम से डर ही गया था अपने बाप की कॉल सुन के। मैं यहाँ से साफ देख रहा हूँ, ऊपर देखो। शो यांग ने एकदम से ऊपर ही देखा था और उसकी चेयर के ऊपर ही एक छोटा सा कैमरा था जो कि फ़ैन के अंदर ही फिट था और उसने कभी गौर ही नहीं किया उसके ऑफिस में ये कैमरा कहाँ से आया। पापा, हाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ और मैं सब देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कैसे तुम उससे बात करते ही अपने अंदर एक चेंज फील कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ शू यांग, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें उससे कोई प्यार नहीं करना और वैसे भी वो मैरिड है, तुम्हें याद रखना चाहिए। वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उससे मारना है, समझ गए तुम? और अगर तुम उससे फैसिनेट हुए या उसके करीब गए तो मैं तुम्हें खुद जान से मार डालूंगा। और इतना बोल के उस आदमी ने कॉल बंद कर दी थी और शू यांग अब दोबारा से चेयर पे गिर गया था। हाँ, वो जानता है वांग जी कौन है, लेकिन वो एकदम से कैसे उसे मार सकता है। उससे इंतज़ार था, सही टाइम था, लेकिन ऐसे कैसे? उसका दिल तो अपने काबू में ही नहीं रह रहा। वो एकदम से उठ ही गया था। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो अभी वांग जी के पास जाएगा, जो शायद अपनी हीट में ही है और वो जानता था एक ओमेगा अपनी हीट में कितना ज़्यादा वीक होता है। वो उसकी कैब ले चुका था और बाहर आके उसने गाड़ी स्टार्ट कर ही ली थी और अब वो कैप्टन वांग जी के घर ही जा रहा था उसकी कैब वापस करने और अपने दिल की आग बुझाने भी। उसे लोकेशन से उसके घर का पता चल ही गया था और वो जल्दी से अंदर भी चला गया था। वांग जी जो कि इतना ज़्यादा
केयरलेस था कि उसने कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। वो अभी तक वैसे ही बेड पे लेटा हुआ था। शायद वो थोड़ा सो भी रहा था, लेकिन उसका पेन उसे सोने भी देगा क्या? वो वैसे ही बिना शर्ट के अपने बेड पे लेटा ही हुआ था और उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट भी ले ही लिया था। वो ऐसे उशान की शर्ट को हाथ किए हुए जैसे उल्टा ही लेटा हुआ था और शू यांग देख रहा था घर में कोई भी नहीं है। हाँ, कोई एक सर्वेंट तक भी नहीं। कैप्टन वांग जी, क्या आप घर पे हो? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई। और फिर उसने देखा था एक बेडरूम जिसका दरवाज़ा ही खुला हुआ था। वो थोड़ा सा ही खुला दरवाज़ा था, लेकिन पूरा नहीं खुला हुआ था और उसके अंदर लाइट भी जल रही थी। कैप्टन वांग जी, वो बस उसका नाम पुकारता पुकारता अंदर ही आ रहा था और फिर वो जैसे दरवाजे पर रुक ही गया। क्या मैं अंदर चला जाऊं? उसने सोचा था और फिर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया था और वो दरवाज़ा जैसे बिना आवाज़ के भी खुल ही गया था। वांग जी, जो आधा होश और आधा बेहोश ही था, वो बस उस शान को इमेजिन कर रहा था और उसकी शर्ट को बस किसिस किए ही जा रहा था और उससे बस यही लगा था, ये वो शान ही है जो आ गया है। कितनी देर कर दी आपने आने में? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है। वो ऐसे ही बोल रहा था और दोबारा से वो अब शर्ट को किसी सिखा रहा था और शू यांग का दिल जो और ही तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने पूरे रूम की तरफ ही देखा था, जहाँ पे हर साइड पे बस वो शान और बोबो की कितनी ज़्यादा ही क्यूट सी और रोमांटिक सी फ़ोटो थी, जहाँ पे बस वो एक दूसरे को किस ही कर रहे थे और वो कितना ज़्यादा हैप्पी लग रहा था अपने हस्बैंड के साथ और वो कैसे बहुत प्यार से उसकी तरफ देखे जा रहा था। हर पिक्चर में बोबो यानी कैप्टन वांग जी था, जो बस अपने हस्बैंड को प्यार से देख रहा था, उसे किस खा रहा था, उसे हग कर रहा था और कैसे ही उसकी आंखों में अपने हस्बैंड के लिए प्यार और डिज़ायर ही थी। और शो यांग ये सब देख ही रहा था। क्या वो इस बंदे को मार सकता है? क्या वो इसे एकदम आसानी से मार सकता है? वो जानता है उसे एक ना एक दिन ये करना है, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे, जो बस कैप्टन वांग जी की तरफ ही खींचा जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप? अभी तक करीब नहीं आए मेरे। देख नहीं रहे मैं कैसे हूँ, किस हाल में हूँ? शो यांग आप चुप करके उसके पास ही बैठ गया था। वो बोला कुछ भी नहीं और उसने एकदम जैसे बोबो के फेस पे हाथ ही रखा था। वो कितना ज़्यादा ही गर्म था ना और उसका हाथ जैसे जलने ही वाला था और बोबो ने जैसे उसका हाथ ही पकड़ लिया। क्या कर रही हैं आप? मुझे इसकी नहीं, किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मुझे आपकी ज़रूरत है। उसने बस आहिस्ता से साह ही लाया था। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरी बैक में भी पेन हो रहा है। वो वैसे ही बोल रहा था और उसके तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे उशियान के अलावा भी कोई हो सकता है। और शो यांग बस अब उसकी बैक की तरफ देख रहा था और उसने अपने हाथ से जैसे उसको मसाज देना भी स्टार्ट कर दिया था और बोबो को अब थोड़ा रिलैक्स ही फील हो रहा था। उसने अपनी आँखें और ज़्यादा गहरी बंद कर ली थी और अब वो सोने ही वाला था। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। शो यांग बस उसे टच ही किए जा रहा था। उसका दिल जैसे अब सीने से बाहर ही निकलने वाला था। ये सब बहुत अच्छा था, बहुत अलग था, लेकिन वो ऐसे कैसे ही एकदम से किसी और की वाइफ़ के लिए बहक सकता है? वो ऐसे कैसे उसके लिए अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है? और वो भी उसके लिए जो यहाँ पे क्यों है, सिर्फ़ मरने के लिए, जिसे शो यांग मारने के लिए ही आया था यहाँ पे और इसने कितने साल इंतज़ार किया था। वो ऐसे कैसे उसे एकदम से छोड़ सकता है? लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था और उसने एकदम से जैसे अपना फेस आहिस्ता-आहिस्ता वांग जी के करीब ही करना शुरू कर दिया था। उसकी गर्म साँसें वांग जी की बैक को टच ही कर रही थीं और फिर उसने बस आँखें बंद करके जैसे उसकी बैक पे उसे किस करना ही शुरू कर दिया था। वांग जी अब सो ही चुका था, उसे कुछ भी होश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चला गया था और शो यांग बस इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहा था। उसने फ़ील किया था
वांग जी कितना ज़्यादा हॉट है और उसकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वो जैसे बटरी स्किनी थी ना, और शुयांग पास ही चाहता था वो तो उसे पूरा खा ही जाए, लेकिन अभी वो सिर्फ उसे किस सिखा सकता था। वो अब उसकी बैग से एकदम से उसके चीक्स पे भी आना चाहता था, लेकिन फिर वो रुकी क्या। कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है और वो जाग भी सकता है। उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो जल्दी से अब उठ गया था और बड़ी मुश्किल से ही उसने खुद को कंट्रोल किया था। अब उसे जाना है। वो उसकी कैप ऐसे ही उसके पास रख के, हाँ, वैसे ही जैसे आया था दबे पाँव वापस ही जा रहा था, लेकिन अपना दिल वो वहीं पे छोड़ के जा रहा था। वो जानता है उसके बाप को पता चलेगा तो वो उसे मार ही डालेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी वो तो जा रहा है ना, उसने तो कुछ किया भी नहीं। थोड़ी देर गुजरी थी और वो शान अपने घर के सामने आ ही गया था। उसने देखा था गेट कैसे खुला हुआ है। ये बोबो भी ना पता नहीं क्या ही करता है। वो जल्दी से अंदर आया था और उसने गेट को बांध ही काट दिया था, और अंदर सारा कुछ ही तो खुला था। हर कमरे का दरवाज़ा ही खुला हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लग रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे ही हो सकता है। और वो जैसे ही अपने बेडरूम के पास रुका था, वांग जी की सैन ने जैसे उसका वेलकम ही किया था। और वो शान जो ऐसे गुस्से में ही सही स्माइल करने लगा था। ओह, तो मेरी प्यारी वाइफ अपनी हीट में है, इस वजह से ये सब हो रहा है। ओह, उसने तो मुझे बताया भी था, मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ। मैं भी जाऊँगा अपने बोबो के पास। वो अपनी कैब को वहाँ पे ही रखता, अब अपने बेडरूम में चला गया था जहाँ पे वांजी वैसे ही सो रहा था, उसकी शर्ट को आग किए हुए। और वो शान को एकदम से कैसे उस पर प्यार आ गया। वो हमेशा से उसी का है, वो ना भी हो तो वो किसी और के पास नहीं जाता। और आज भी वो कैसे उसी की शर्ट के साथ था ना। वो शान जैसे उसके पास आके लेट ही गया था और उसने उसे आग कर लिया। और वो शान की सैंड को फील करके अब एकदम बोबो ने भी आंखें खोल दी थी। आप कब के आए हुए हैं ना, और आप अभी मेरे पास आए हैं, वो बोल रहा था। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। ओह, मेरा दिमाग सच में चल गया है। मेरी तबीयत इतनी सा ख़राब हो गई है कि मुझे ऐसे इल्यूजन्स आने लगते हैं। मुझे लगता है जैसे आप मेरे पास थे और आप मेरे कितने ज़्यादा करीब थे। आपने जैसे मुझे किस भी किया हो। मुझे ये सब क्यों फ़ील हो रहा है? क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम बहुत पागल हो। इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? हाँ, अच्छी बात है ना। तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो मुझे भी कुछ मिलेगा ना। और वो शान अब बस बोबो की तरफ प्यार से देख रहा था। बोबो की आंखें जो कि रेड हो रही थी, और बोबो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो ही चुका था। उसने वो शान को ज़ोर से आगे कर लिया था, और वो शान अब जानता था अब वो बोबो के पास ही रहने वाला है, अपनी प्यारी वाइफ के पास। और ये सबसे अच्छा टाइम था जब वो बोबो को प्रेग्नेंट कर सकता है, और वो इसको कैसे हाथ से जाने देगा। ये हेट का टाइम बस उन दोनों ने एक साथ ही गुजारा था, और वांग जी अब ठीक भी हो ही चुका था। और वो शान अब अपनी ड्यूटी पे वापस जाने वाला था। उसकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और वो कितना ज़्यादा परेशान था और फिक्रमंद था। बोबो यहाँ पे अकेला कैसे रहेगा, और वो शान पता नहीं कितने कितने दिन तक ही घर नहीं आएगा। बोबो जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ, क्या लाया, देना। ये देखो। उसने एक लॉकेट जो कि वो बहुत ही प्यार से लाया था, बोबो के गले में पहना दिया था। ये किस लिए? इसमें मेरा प्यार है, और जानते हो क्या है? क्या? इसमें एक ट्रैकर भी है जो तुम्हें हमेशा मुझसे जोड़े रखेगा। और ये देखो, ऐसा ही मेरे पास भी है। वो दूसरा लॉकेट अपने गले में डाल रहा था और बोबो इसकी तरफ देख रहा था हैरानी से। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये किस लिए है और क्यों? देखो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और उस दिन भी तुम कैसे बीमार हो गए थे और मैं तुम्हारे पास नहीं था। ये ट्रैकर मुझे हमेशा बताता रहेगा तुम कहाँ हो, कैसे हो, और जानते हो इसमें हीट सेंसर भी है। अगर तुम बीमार हुए तो मुझे पता चल जाएगा।
ये दोनों लॉकेट एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि हम दोनों। ये मुझे तुम्हारी लोकेशन बताता रहेगा और मुझे टेंशन कम होगी तुम्हारे बारे में। अगर मैं गार्ड ना हुआ या तुम अपनी ड्यूटी पे ना हुए तो कम से कम फिर भी हम एक दूसरे के करीब तो होंगे ना। और मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्रूज इंस्ट्रक्टर तुम्हें मोबाइल तो साथ लेके जाने नहीं देता होगा, इसलिए मैंने ये सब किया है। ये मेरे लिए है। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए और मेरे बेबी के लिए। उसने प्यार से जैसे उसके बैली पे टच किया था। अभी यहाँ पे कोई बेबी नहीं है। हाँ तो आ जाएगा, मुझे पता है वो जल्दी आने वाला है। नहीं आपको क्या उसने कॉल किया कि वो आने वाला है? हाँ मुझे पता है ना, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत किया और मेहनत का फल तो मिलता ही है ना, और मुझे पता है वो जल्दी मिल जाएगा। जैसे बहुत जल्दी है आपको पापा बनने की। हाँ तो और क्या, होनी नहीं चाहिए क्या? वो शान अब दोबारा से बोबो को देख के रेडी हो रहा था और अब वो जाने वाला था, और बोबो अब उसे बाय बोल रहा था। अपना ख्याल रखिएगा, और कितने दिनों बाद आएंगे? शायद 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ ये मेरा लैपटॉप, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें मेरे रिगार्डिंग और मेरे यूनिट्स के रिगार्डिंग, तो ये भी संभाल के रखना। और प्लीज़ मेरी माँ मेरे बाप जो भी तुम बनो, लेकिन आप दरवाजे बंद रखना, कोई भी अंदर आ सकता है और तुम जानते हो ना हम ऐसे कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आपकी कोई माँ बाप नहीं हूँ, समझ आई? मैं आपका बोबो हूँ। उसने उसे बस ऐसे ही रेडी करके अब भेज दिया था, और अब वो लैपटॉप के पास ही आ गया था जहाँ पे एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव भी लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड का इतना इम्पोर्टेंट काम है, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसने वो लैपटॉप बंद करके अब छुपा के रख दिया था कबर्ड में लॉक करके, और अब वो फ्लैश ड्राइव को देख रहा था। इसे मैं क्या करूँ? इसे भी संभाल के रख लेता हूँ, या मैं इसे अपने पास ही क्यों ना रख लूँ, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। वो सोच रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आई, और फिर उसने वो भी अपने बेड की साइड वाली टेबल की ड्रॉर में रखी थी। हाँ सब ठीक है, अब मैं काम पे जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। वो 2 छुट्टियाँ करने के बाद अब थोड़ा सा बेहतर था, और अब वो दोबारा से ट्रेनिंग पे जाने वाला था, और पता नहीं ये कमीना इंस्ट्रक्टर कब भी उसकी जान छोड़ेगा। वो अब दोबारा से रेडी होके आ गया था, और उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। उस दिन तो शू यांग ने बोला था वो अपनी कैप वहाँ पे भूल आया, लेकिन उसकी कैप तो घर पे ही थी। पता नहीं उसने झूठ क्यों ही बोला था। हाँ वो ज़रूर उसे तपाना ही चाहता होगा, खड़ूस कहीं का। वो आ गया था, और शू यांग जो कि उसी का वेट कर रहा था। हेलो सर। ओह हेलो कैप्टन वांग जी, आप कैसी तबीयत है आपकी? वो उसकी तरफ देख के बोल रहा था, और कैसे उसकी आंखें अजीब सी थीं। मेरी तबीयत? आप बीमार थे ना, आपने सिक लीव ली थी ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर। वैसे क्या हुआ था आपको? हाँ कुछ खास नहीं, बस बुखार हो गया था। अब मैं एकदम ठीक हूँ। चलें सर? हाँ बिल्कुल, अपना मोबाइल यहाँ पे ही रख दें। जी। उसने मोबाइल निकाल के रख दिया था, और वो नहीं चाहता था वो उसका लॉकेट भी उससे उतरवा ही ले। उसने वो अंदर ही छुपा लिया था अपनी शर्ट के बिल्कुल अंदर, और अब वो पैराशूट ही पहनने वाले थे, और शू यांग उसके पास ही आ गया। ये किस लिए सर? ये हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हम फ्लाई कर रहे हुए और यहाँ पे हमारा प्लेन ख़राब हो गया तो क्या होगा? क्या हम क्रैश होने का इंतज़ार करेंगे? अपने टुकड़े-टुकड़े होने का इंतज़ार करेंगे? मरने का इंतज़ार करेंगे? नहीं ना। तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ये हमारे साथ अटैच रहेगा ताकि किसी भी डेंजर की ज़रूरत में हम अपने जेट से कूद सकें और अपनी जान बचा सकें। ओके सर। वांग जी बेचारा अब चुप ही हो गया था, और उसे अजीब सा ही लग रहा था। शू यांग का टच जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हस्बैंड के अलावा किसी को भी टच करने का कोई हक नहीं है, लेकिन हाँ वो उसका टीचर है तो वो क्या ही मना करे। उसने बस मुंह ही बना रखा था, और अब वो अपने जेट की तरफ जा ही रहा था जहाँ पे वो दोनों आप एक टेस्ट फ्लाइट पे जाने वाले थे। तो चलें कैप्टन वांग जी? जी स्टार्ट करें। वो उसके साथ ही बैठा था, और उसने देखा था वांग जी एकदम से कैसे अपनी ड्यूटी में ही आ गया था।
वो था बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से कर रहा था और शो यांग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी था। वो उससे जितना ज़्यादा डिग्रेड करने की, जितना ज़्यादा डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करता था, जितना ज़्यादा उसको डिमोटिवेट करता था, वो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करता था। और वांगजी भी ये सब जानबूझ के भी कर रहा था। उसे इस इंस्ट्रक्टर से जल्दी जान छुड़ानी है, जो पहले तो उसका दिमाग खाता था और अब एकदम से वो कैसे ही उसके साथ इतना क्लोज़ हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी पहली टेस्ट फ्लाइट जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही थी और शू यांग ने उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया था। तुम काफ़ी अच्छे पायलट हो और मुझे लगता है बस तुम्हारा और मेरा साथ जल्दी ख़त्म होने वाला है। हाँ, बहुत अच्छा होगा हरामज़ादे कमीने। वांगजी ने फिर से उसे गाली दी थी। क्या बोला तुमने? मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, यू आर सो काइंड। हाँ, बिल्कुल। वैसे ये तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते रहते हो, मुझे समझ नहीं आती। सर ये बस वहाँ से ही है, जहाँ से मैं आया था, वहाँ की लैंग्वेज है। ओह गुड। तो तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं क्या? हाँ, बस 3 ही आती हैं, और तो ज़्यादा नहीं आती। वांगजी ने बस वैसे ही अपनी हँसी को दबाते हुए बोला था। और वो कितना ज़्यादा खुश था, वो किसी भी वक़्त उसे कोई भी गाली दे सकता था और उसे समझ भी नहीं आती थी। तो कैप्टन वांगजी, मैं तुम्हें बता दूँ, कल हमारी लास्ट ही फ्लाइट होगी साथ में और इसके बाद मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट देने वाला हूँ कि तुम एकदम से परफेक्ट और पूरी तरह से काबिल हो हमारे जेट्स को उड़ाने के लिए। शू यांग ने बोला था और वांगजी की आंखें जैसे खुशी से चमकने लगी थी। सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और ऐसे ही एक्साइटमेंट में और खुशी में उसने उसके हक भी काट लिया था और शो यांग ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी वांगजी को बैक हक करने में। वो कैसे उसे अपने बाजू में जकड़ ही चुका था और वांगजी अपनी खुशी में सब कुछ भूल ही गया था। हाँ, ये तो उसका टीचर है ना, और वो टीचर जो कि आप उसे उसकी कामयाबी का थोड़ा और ही करीब पहुंचाने वाला है। शो यांग ने पास उसे हक भी नहीं किया था, बल्कि वो कैसे अपना फेस वांगजी की नेक के करीब ही ले आया था। वो उसकी सैंड को फ़ील करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी फ़ील नहीं होगा। वांगजी वो शान गए, वांगजी की बॉडी पे, उसकी सैंड पे, हर चीज़ पे बस वो शान का ही हक है। शो यांग बस वैसे ही अनजाने में से ही अपने लिप्स को उसकी नेक पे टच ही कर रहा था और वांगजी अपनी खुशी में कुछ भी देख और फ़ील नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। वो एकदम से अलग हुआ था और शो यांग भी जैसे अब ख्वाबों की दुनिया से निकल ही आया था। हाँ, कल वो ही दिन है जब वांगजी का इस दुनिया में, वो शान की दुनिया में लास्ट डे होगा, जब वांगजी साहब की नज़र में मार ही जाएगा। शायद हमेशा के लिए नहीं, जब तक शो यांग जाएगा वो उसके पास रहेगा, उसके बाद नहीं। और अभी तो वांगजी से उसे और भी काम निकलवाना था ना, उसके हस्बैंड की सीक्रेट फाइल्स, जो कि शू यांग को अच्छे से पता है, ज़रूर वांगजी के पास ही होंगी। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था और अब वो सीधा अपने घर नहीं जाएगा, बल्कि वो तो मामा पापा के पास ही जाने वाला है। वो मामा पापा के पास गया था और बाकी का सारा दिन उनके साथ ही गुजारा था उसने, और वो भी खुश थे। चलो, हमारे बेटे के साथ थोड़ा सा तो अक्ल है ही ना, जो वो हमें मिलने आ ही गया था। और फिर वहाँ पे जाके उसने साहब को ही कॉल की थी, हसन को भी कॉल की थी और उससे कितनी सारी बातें की थी और उसे बताया था वो उसकी शादी में नहीं आ सकता, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भेजेगा। और उसने हसन को बता ही दिया था कि वो भी अब शादीशुदा है, उसने शादी कर ली है। लेकिन हसन के पूछने पर उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वो किससे शादी कर चुका है। उसने जल्दी से कॉल ही बंद कर दी थी। वो जानता था हसन ये बिल्कुल अच्छा नहीं समझेगा और ना ही हसन को ये सब समझ आएगा। मामा पापा के बाद उसने अम्मी जान से भी बात की थी और एहसन और मोहसिन से भी, उनकी वाइफ से भी और उनके अब्बू से भी। वो सब खुश थे और वो बहुत ज़्यादा मुबारक दे रहे थे। और अम्मी जान से पूछ के आज उसने बिरयानी बनाना भी सीख ही लिया था, वो भी वीडियो कॉल पे ही। वो सब देख रहा था और उसने फ़ैसला कर लिया था, अब जब भी वो शान घर में आएगा तो वो ज़रूर ये तजर्बा करके उसे बिरयानी खिला के रहेगा। हाँ, उसे भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना अपने हस्बैंड के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश था और ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन ही होने वाला था। वो
अपने घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब जाना तो अपने घर में ही है ना। और उसने मामा को बोला था, क्या वो 2 दिन तक उसके पास रहेंगी? और मामा ने पापा की तरफ देखा था और पापा ने बस हाँ में सार हिला दिया। हाँ, ज़रूर। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड घर पे नहीं है, तो तुम क्या अकेले रहोगे? पापा, मैं यहाँ भी आ जाता, लेकिन वो वाला घर मेरी ज़िम्मेदारी है और जूली और रीटा भी तो आते हैं ना, और वैसे भी वो शियान ने मेरे ज़िम्मे बहुत अहम काम लगाया है। मुझे वहाँ पे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना है ना, और कोई भी हमारे घर में आ सकता है। सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्रस्ट किया है मुझ पे, मैं ऐसे कैसे ही सब है ऐसे एकदम से छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी वो जगह बहुत ज़्यादा करीब है मेरे एयरबेस के, तो मैं वहाँ पे जल्दी ड्यूटी पे जा सकता हूँ ना। मामा, आप चलेंगी ना? हाँ बेटा, चलूँगी, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चलें ना, हम वहाँ पे चल के रहेंगे। और पापा, आप भी आ जाइए करिएगा मामा के पास जब मैं नहीं हूँगा। शरारती कहीं का, शेमलेस। क्या हम दोनों भी तुम्हारी तरह बेशर्म हैं? ओह, वो मुझे क्या पता, वैसे मैंने सुना था बच्चे अपने माँ बाप पे ही जाते हैं। मैं तुम्हें मारूंगा। पापा उसे मारने के लिए आगे ही बढ़े थे, और वो कितना ज़्यादा खुशी खुशी स्माइल कर रहा था, और एकदम से जैसे उसे फिर से सर में दर्द ही होने लगा था, और वो चक्कर खा के नीचे ही जा गिरा था। अरे क्या हो गया? मैंने तुम्हें जूता मारा तो नहीं? आप ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्टिंग है ना, एक्टिंग है ना। पापा उसके करीब आए थे, लेकिन तब तक वो गिर के बेहोश हो भी चुका था। वो उसे आप लेके हॉस्पिटल ही जाने वाले थे।